हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, ओके। उसके पहले एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में, और ये बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसे बहुत सारे कॉपीज को प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब वो ऑफस्प्रिंग्स या तो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, और अगर वो एग्जैक्ट कॉपी है मतलब मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी वो सेम है और जेनेटिकली भी उनको कॉम्पोजिशन सेम है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्लोन्स हैं। क्या है वो? क्लोन्स है बेटा। और ये क्लोन्स जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे थे। दूसरे जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जेनेटिक कॉम्पोजिशन उनका जो होता है वो मे बी 1% से डिफर कर रहा होगा, 0.1% से डिफर कर रहा होगा, बट डिफर जरूर करता है। इसलिए मॉर्फोलॉजिकली तो वो सेम होते हैं, बट जेनेटिक कॉम्पोजिशन उनका डिफरेंट होता है। और ऐसे इंडिविजुअल को कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देते हैं, बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो था हमारा बेटा वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, ना कि डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो पाया जा रहा था, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। बट देयर आर सम लिविंग बीइंग्स जैसे कि म्यूल्स, जो कि आपका होमवर्क भी था, स्टेराइल्स, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जिसमें ये लिविंग तो है बेटा, दे ऑल आर लिविंग, बट इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि रिप्रोडक्शन का अगेन एक एक्सेप्शन आ गया बेटा, इस वजह से इसको हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोले थे, ना कि डिफाइनिंग फीचर। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगेन बहुत सारे टाइप्स थे। सबसे पहला बाइनरी फिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो था वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जा रहा था, एग्जांपल के तौर पे अमीबा और बैक्टीरिया। दूसरा था आपका बर्डिंग, जिसमें ईस्ट और हाइड्रा था। इसमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो स्टे करती है, लिव करती है। बाइनरी फिशन में जो पेरेंट होता है वो डिसअपियर कर जाता है, क्योंकि खुद वो टूट के दो ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाता है। नेक्स्ट था आपका फ्रेगमेंटेशन, जहां पे एक आपका ऑर्गेनिज्म जो है कई पार्ट्स में डिवाइड कर जा रहा था और हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा था। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगेरा, जो कि एक एल्गी है बेटा, एल्गी है ये। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम आप आगे पढ़ोगे प्लांट किंगडम में। और इस तरह के बहुत सारे ये वो होते हैं, इनके हाइफे होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पोर्स बने होते हैं। ठीक है, ये पेनिसिलियम जो है वो एक तरह का फंजाई है। नेक्स्ट इज आपका रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के बारे में अगेन हमने डिस्कस किया था कि गलती से एक्सीडेंटली आपका कोई पार्ट खो गया है, तो आपकी बॉडी जो है उस नए पार्ट को रिप्रोड्यूस कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में बेटा, प्लेनेरिया जो होता है उसमें ट्रू रीजेनरेशन पाया जाता है। ट्रू रीजेनरेशन, इसका मतलब ये है बेटा कि प्लेनेरिया की जो बॉडी है वो कितने भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, एन नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में, बट हर फ्रेगमेंट जो है वो रीजेनरेट कर लेगा। हर फ्रेगमेंट जो है रीजेनरेट कर लेगा। रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस हमने देखा था कि फ्रेगमेंटेशन एक सेल्फ इंड्यूस्ड फिनोमेना होता है, और रीजेनरेशन क्या होता है? वो एक्सीडेंटल फिनोमेना होता है। मान लो किसी ही हादसे से मेरा हाथ पैर कट के वगैरह निकल गया, मेरी बॉडी के अंदर इतनी रीजेनरेटिंग कैपेसिटी होती है कि वो मेरा लॉस्ट पार्ट को रीजेनरेट कर दे। ठीक है, उसे टोटिपोटेंसी बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, किसी भी की बॉडी, इंसान की नहीं बेटा, किसी भी जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी जो है कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, उसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने डिफरेंस देखा था इनफर्टाइल और स्टेराइल के बीच में। स्टेराइल वो कंडीशन होती है बेटा जहां पे सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता है, आपका प्लांटेशन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। इनफर्टाइल क्या होता है बेटा कि आपके सेक्स ऑर्गन्स तो होते हैं, बट वहां पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। और अगर इम्प्लांटेशन हो गया बेटा, अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाती है कि वो मिसकैरेज को लीड करता है। एंड दिस इज ट्रू इन केस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स आपके एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग्स बोला है इनफर्टाइल में, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं, सॉरी जो जिनके पास सेक्स ऑर्गन तो है बट दे कैन नॉट फॉर्म देयर ओन इंडिविजुअल्स, या वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उन्हें आप इनफर्टाइल बोलते हैं। समझ में आया? ये हमारा लास्ट लेक्चर था जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है मेटाबॉलिज्म। अब देखो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से। इन सेल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, ये क्या है? ऑर्गेनल्स। और ये ऑर्गेनल्स किससे बने हुए हैं? ये ऑर्गेनल्स बने हैं केमिकल से। किससे बने हैं बेटे? केमिकल से। कौन से केमिकल? ये अमाइनो एसिड हो सकता है, ये प्रोटीन्स हो सकता है, ये लिपिड्स हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये केमिकल से बना होता है। अब ये केमिकल्स जो होते हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। They can be of various structure, they can be of various size, they can be of various classes,
या इनके अलग अलग फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपके दिमाग में घुस रही होगी, मे कुछ लोगों को पता भी हो बट कुछ को नहीं भी पता होगा, मैं बता देती हूँ कि मैम ये स्ट्रक्चर और साइज आप दो अलग अलग क्यों लिखे हैं। बेटा देखो देखो, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर है बट साइज क्या है, डिफरेंट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर एक ऐसा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सेम है बट साइज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है बेटा बट साइज सेम है। समझ में आया? तो एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल हो सकता है। ये सारे केमिकल एक साथ मिलके इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में होता है आपका इंटरैक्शन। अब ये इंटरैक्शन जो है बेटा, या तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक साथ मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देंगे जिससे हम लोग नाम देते हैं एनाबोलिज्म, या तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा जिसको हम नाम देते हैं कैटाबोलिज्म। एग्जाम्पल क्या हो सकता है मैम, सुनिए आप, आपके अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बेटा, अमाइनो एसिड, कई सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब मान लीजिए इसी प्रोटीन को आपने ले लिया, प्रोटीन ए को, और प्रोटीन ए जो है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के द्वारा टूट गया। इसमें वही 3 अमाइनो एसिड में जो इसको बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को आप कहोगे एनाबोलिज्म है, इस प्रोसेस को आप कहोगे कैटाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, इन दोनों प्रोसेस को एक साथ में मिला के आप क्या बोलते हो, मेटाबोलिज्म बोलते हो। एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज नोन एज मेटाबोलिज्म। समझ में आया? बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बहुत छोटा है बट आपके पूरे बायोलॉजी में, आपकी 11th 12th दोनों क्लास में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं इसमें जो कि आपके बायोमोलिक्यूल्स में काम आएंगे, आपकी रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में काम आएंगे, आपकी फिजियोलॉजी यूनिट में काम आएंगे। अभी यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म मैं बता रही हूँ ये सारा का सारा आपका बायोमोलिक्यूल्स में काम आएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होता है बेटा वो कहाँ पे अकर होता है, सेल के अंदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल के। क्या आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल देखे हो, नहीं। क्या आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखे हो कि आप टेबल रख दियो और वो अगले ही दिन टूट के 2 ठो बन गया एक जैसा, या एक छोटा सा पेन रख दियो और वो अगले दिन कई सारे पेन्स को अपने साथ मिला लिया और एक बड़ी सी पेन बना दी, ऐसा देखे हो, नहीं। ये कहाँ मिलता है, ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सेल में मिलती है। और सेल किसमें मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है बेटा जहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन इज प्रेजेंट, नो एक्सेप्शन इज प्रेजेंट। और इसीलिए मेटाबॉलिज्म को आप क्या बोल देते हो, हाँ बिल्कुल सही, डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज डिफाइनिंग फीचर। वेरी गुड बच्चा, समझ में आया? अच्छा, अभी मैंने बताया कि ये मेटाबॉलिज्म किस में होता है, मेटाबॉलिज्म किस में होता है, सेल में होता है, सेल में होता है। अब ये सारे सेल जो हैं एक साथ ग्रुपिज्म करते हैं, हाँ बिल्कुल ग्रुपिज्म होती है इनकी। ये कहते हैं कि मैं हार्ट के पास जाके हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करूंगा, दूसरे वाले कहते हैं ठीक है भाई अब जाओ, हम जाते हैं लंग्स का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो ये ग्रुपिज्म हो गया, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद को, ये क्या कर रहे हैं, खुद को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म सेल में हो रहा है, सेल जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। मैम ओएस मतलब ऑर्गन सिस्टम, वो एंड्रॉइड वाला नहीं है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या बनाएगा, ऑर्गेन्स बनाएगा, ठीक है। और इसी वजह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी आप क्या बोलते हो, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्या कहीं किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखे हो कि आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, नहीं। वो सारे क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर होते हैं, वहां पे सेल्स नहीं होते हैं। समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस। यहाँ इन दोनों में मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई भी किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है। एक और चीज है बेटा कि मेटाबॉलिज्म जो है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके नीट का क्वेश्चन पूछा है। ये मेटाबॉलिज्म जो है ये आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म किया जा सकता है, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म किया जा सकता है।
कहां? ऐसे कंडीशन को आप बोलते हो इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन, ठीक है। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म, जितने भी आपके केमिकल रिएक्शन जो आपके बॉडी के अंदर हो रहे थे, मतलब इन वीवो बॉडी के अंदर किसी भी ह्यूमन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन होगा, उस कंडीशन को आप लोग इन वीवो बोलोगे। और अगर सेम रिएक्शन बॉडी से बाहर करवाने लगोगे आप, तो उस कंडीशन को आप लोग क्या बोलोगे? इन विट्रो बोलोगे। और क्योंकि ये सारे केमिकल रिएक्शन आप बाहर कर रहे हो, इन रिएक्शंस को आप लोग बोलते हो लिविंग रिएक्शंस, लिविंग रिएक्शंस। ये लिविंग रिएक्शंस जो होते हैं बेटा, ये ना तो आपके लिविंग है, ना तो ये डेड है, और ना ही ये नॉन लिविंग है। ना तो लिविंग में डिफाइन करोगे, क्यों? क्योंकि ये लिविंग रिएक्शंस जो बाहर आप करवा रहे हो, आर्टिफिशियली आप करवा रहे हो, ठीक? वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रही है, और एक टाइम के बाद अगर उसको सुटेबल कंडीशन वगैरह नहीं मिलेगी तो वो रुक जाएगी। दूसरा, ये नॉन लिविंग भी नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप करवा तो रहे हो लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ये डेड भी नहीं है कि आप कुछ भी किए जा रहे हो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये एक अलग सी कैटेगरी है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, अ डिफरेंट कैटेगरी। समझ में आया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि बॉडी के बाहर हो रहे हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप लिविंग रिएक्शन कहते हो। लिविंग रिएक्शंस कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी होती है, ना तो वो लिविंग होती है, ना तो डेड होती है, ना तो नॉन लिविंग। और यहां से नीट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको पीडीएफ जो है, क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? कॉन्शियसनेस आप क्लास 10 वगैरह में पढ़े होगे कि एक तवा रहता है, उस तवा पे हाथ रख देता है कोई और वो तुरंत हटा लेता है, रिफ्लेक्स कर लेता है, ठीक। उसके ब्रेन को ये पता है कि ये तवा जो है, तवा ये क्या है? गर्म है। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है करेंटली दिल्ली में, दैट इज 52 डिग्री सेल्सियस, और आपको इतने अच्छे से पता होगा, आपसे ज्यादा शायद कोई जान भी नहीं रहा होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है। हाइड्रेटेड रखना है खुद को, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखना है खुद को। ये आपकी कॉन्शियसनेस है, आपका दिमाग इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या आपका टेबल, चेयर या बुक, कॉपी ये बोलते हैं कि आओ मुझे पानी डालो, गर्मी बहुत ज्यादा, मुझे गर्मी लग रही है? नहीं। ठंडी लग रही है? नहीं। तो आप क्या करोगे? हाइड्रेटेड रखोगे। जिनके घर में एसी है वो एसी तुरंत ऑन कर लेंगे, और एसी रूम से बाहर पता ही नहीं निकल सकते हैं वो, ठीक। वेरी गुड। मान लीजिए कि आपकी, ठीक है, और आपके बेस्ट फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड को दूसरे कलर से बना लेते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई। और आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको एक झापड़ मारा, मार दिया, ठीक है। आपका क्या रिएक्शन होगा? मारोगे भाई, दोबारा मारोगे आप, फिर वो मारेगा, फिर आप मारोगे, फिर वो मारेगा, फिर आप मारोगे। मतलब ये जो है आपका कॉन्शियसनेस, आपको पता है कि हाँ हमें चोट लग रही है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपको स्टिमुलस मिले, क्या मिले? स्टिमुलस मिले, आप रेस्पॉन्ड करो, आप रेस्पॉन्ड करो, राइट? उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो सारे के सारे क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड, organism respond to external stimuli, external stimuli। अब वो स्टिमुलाई किसी भी तरह की हो सकती है। वो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है बेटा? आपका स्टिमुलस है। इसी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में आपका दिमाग काम कर रहा है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? आपका थप्पड़ है, ठीक है, आपका नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड का, ठीक। कहीं भी किसी भी तरह से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो कॉन्शियसनेस दिखा रहा है। इस वजह से कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या है ये? डिफाइनिंग फीचर है। समझ में आया? ओके। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीजें देखे हो? हाँ भाई, लिविंग में ही तो देखे हो, अभी तो लिविंग की बात कर रहे हैं। सो मत जाइए आप लोग, उठिए, जगिए। कॉन्शियसनेस जो होती है डिफाइनिंग फीचर होती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएंगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे हो क्या? नहीं मैम, कतई नहीं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी बुक जो है उठ के बोलेगी मुझे गर्मी लग रही है, मुझे हवा दो। ऐसा नहीं होता है। वो कॉन्शियस नहीं होती है, दे आर डेड एक्चुअल में, दे आर नॉट डेड एक्चुअली, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। अच्छा, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ह्यूमंस भी आते हैं, दूसरा एनिमल्स भी आते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये बताना हो कि ये आपका ह्यूमन है और ये आपका एनिमल है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कॉन्शियसनेस के बेसिस पे, कॉन्शियसनेस के बेसिस पे, कॉन्शियसनेस।
जो ह्यूमंस होते हैं ना बेटा बहुत समझदार होते हैं। क्या होते हैं ये? समझदार होते हैं। इनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब इन्हें पता होता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनका लाइफ का गोल क्या है, उनको आगे क्या करना है, कब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। दे आर ऑल अबाउट सेल्फ, दे आर ऑल अबाउट सेल्फ। इसलिए उनके पास एक अलग सा फीचर हमने बोल दिया है कि वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। एनिमल्स में भी होती है, लेकिन क्या एनिमल्स को कभी देखे हो कि वो अपना गेटअप वगैरह उठा और नहाया धोया मस्त तैयार हुआ और चला? नहीं। क्या उसको किसी पार्टी में ऑर्गेनाइज वगैरह करते हुए देखे हो? नहीं। सेल्फ कॉन्शियस बहुत लिमिटेड लेवल की होती है कि वो बस कॉन्शियसनेस रखते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं एनिमल्स। समझे? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द फीचर जो कि आपके ह्यूमंस को आपके एनिमल्स से अलग कर देता है। समझ में आया? आज हमने डिस्कस किया था दो चीजों के बारे में। सबसे पहला था मेटाबॉलिज्म और दूसरा था कॉन्शियसनेस। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे टेक्सोनॉमी के बारे में बेटा। किसके बारे में? टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सोनॉमी क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर वगैरह की, ये सारी चीजें नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए